बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उसने हमें एक सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। एक सेल जो हमारे पास है वो किसी पुराने सेल से आता है, मतलब जब एक पुराना सेल डिवाइड होता है तो न्यू सेल बनते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि सेल एक बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेल के दो मेन टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल हैं जिनमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में बेसिक सेल है और सिंपल सेल है और उसमें मतलब इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट। और इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज़ भी हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जिसमें ऑर्गेनल्स और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर लेयर होती है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। डबल लेयर होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड की, और वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं केमिकल अट्रैक्शंस के थ्रू। इसमें जो है वाटर सॉल्युबल हेड होता है और फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल टेल होता है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक डबल लेयर बना लेते हैं जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेल को कवर करता है, आउटर लेयर बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को इजीली पास करने के लिए अलाउ करती है, जबकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, प्रिवेंट करती है। सेकंड है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल का इंटरनल फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन फाइबर से बने होते हैं, प्रोटीन के फाइबर से, और ये एक जाल की शक्ल बनाते हैं। इसमें 3 तरह के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनमें आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट है। ये ट्विस्टेड प्रोटीन स्ट्रैंड से बना होता है। इनको अगर पुल किया जाए तो ये शॉर्टन हो सकते हैं, मतलब इनके सेल शॉर्टन हो सकते हैं जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस में होता है। सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट प्रोटीन भी ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि बहुत सारी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को और सेल को एक साथ अटैच करता है, जोड़े रखता है। थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रोटीन से बनके बना होता है। प्रोटीन्स स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होते हैं जो कि हॉलो सिलेंडर बनाते हैं। ये सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनल्स। थर्ड हैं सेंट्रोसोम्स जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक करते हैं या बिल्ड करते हैं। सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। इनमें 9 बंडल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और हर बंडल में 3 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल प्रेजेंट होता है जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये वाटरी सॉल्यूशन होता है। इसकी कंसिस्टेंसी सिरप की तरह होती है और इसमें हाई वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर, सेंट्रियोल्स और बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनल्स को 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से एक्सटेंड आउट होते हैं और उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनको रफ अपीयरेंस मिलती है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। फिर ये प्रोटीन्स या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो जाएंगे या उनकी कैविटी और ल्यूमन में एम्बेडेड हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं, पैक होते हैं और स्टोर होते हैं जब तक इन्हें रिलीज़ नहीं करना होता है, सेल ने रिलीज़ नहीं करना होता है। प्रोटीन्स एनक्लोज मेम्ब्रेन सैक के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो स्मूथ ईआर से पिंच आउट होते हैं, और फिर ये वेसिकल दूसरे ऑर्गेनल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्रोटीन, जिसको कहा जाता है गोल्गी ऑपरेटस, जहाँ पे प्रोटीन की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हैं और इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अल्टर करते हैं, लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं और बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत सारे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं। इसके बाद आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या फिर वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। इसके दो सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। दोनों सब यूनिट आपस में मिलते हैं और ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आते हैं राइबोसोम्स पर। मैसेंजर आरएनए कोड करता है कि किस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके। इसके बाद आता है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है जिसका मेन फंक्शन है कि वो मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और स्टोर करता है प्रोटीन्स को। स्मूथ ईआर के ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स डिलीवर करते हैं प्रोटीन्स को गोल्जी ऑपरेटस के पास, जो गोल्जी ऑपरेटस के फर्स्ट सिस्टर्न के साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है। फिर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है जब प्रोटीन मूव करता है गोल्जी ऑपरेटस के वेसिकल्स के थ्रू, तो इस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। मॉडिफिकेशन के बाद ये पिंच ऑफ हो जाते हैं एक और वेसिकल्स के अंदर जिसको कहा जाता है सिक्रीटरी वेसिकल्स, जहाँ से बहुत सारे प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो उसमें से कुछ प्रोटीन्स आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, और कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही रह जाएंगे। इस तरह से वेसिकल के थ्रू प्रोटीन्स मूव करते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं जो कि गोल्जी ऑपरेटर से पिंच ऑफ हुए होते हैं, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स गार्बेज बैग की तरह होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को और डिफेक्टिव ऑर्गेनल्स को पिक करते हैं और उनको रिसाइकल करते हैं। लाइसोसोम सेल को हेल्प करता है कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सके जो सेल अपने अंदर ले लेते हैं। इस तरह ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं प्रोटियोसोम्स। प्रोटियोसोम सिलेंड्रिकल प्रोटीन डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनल्स है जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ये मिसफोल्डेड एबनॉर्मल प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करता है, रिसाइकल करता है, या फिर ऐसे प्रोटीन्स जो अब हमारे सेल को ज़रूरत नहीं है उनको रिसाइकल करता है। टारगेटेड प्रोटीन जिनको डिस्ट्रॉय करना है उनको मार्क किया जाता है जब एक प्रोटीन जिसको कहते हैं यूबकिटन वो अटैच हो जाता है इन एबनॉर्मल प्रोटीन के साथ। फिर यूबकिटन प्रोटीन्स इनको पुल करते हैं और ले जाते हैं प्रोटियोसोम्स के पास। फिर प्रोटियोसोम्स इनके जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल पेप्टाइड चेन और अमीनो एसिड्स में, जिनको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि सेल उनको दोबारा से रिसाइकल कर सके। इसके बाद आते हैं परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक से पिंच्ड ऑफ होते हैं। ये ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स को और अमीनो एसिड्स को। इनके अंदर एंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं जो डेंजरस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करके कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है या पावर प्लांट ऑफ द सेल है। ये क्या करते हैं, फूड से एनर्जी लेते हैं ताकि वो उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बना सकें। एटीपी एनर्जी करेंसी है जो सेलुलर वर्क करने के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये वेरी करती है, डिपेंड करती है कि कितना काम सेल ने करना है, उसके हिसाब से ही वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेल में ज़्यादा होते हैं, कुछ सेल में कम होते हैं। जैसे कि लिवर के सेल्स में 1000 या उससे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। या फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी स्केलेटल मसल्स में। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर जो है कवर करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियर पोर अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने के लिए। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटीन एंड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है।
और नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल बंचेस की शेप में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए ही होते हैं लेकिन ये स्मॉल बंचेस की शेप में प्रेजेंट होते हैं उन सेल में जिन्होंने डिवाइड नहीं होना होता। कुछ सेल की एक्सटेंशंस भी होती है जिनको कहा जाता है माइक्रोविलाई, जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को पुश करते हैं सेल की सरफेस पर, और कुछ सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये थे यूकैरियोटिक सेल के मेन कंपोनेंट्स। अगर आपको सेल के कंपोनेंट समझ आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।